नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश की राजनीति में सबसे अहमियत रखता है, चाहे वो उसकी संस्कृति हो, चाहे इमारतें हो, चाहे बोली हो, चाहे भाषा हो, तमाम तरीके की भाषाएं सुनने को मिलती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उसकी राजधानी की बात ज़रूर आती है। राजधानी है लखनऊ और लखनऊ की नज़ाकत, नफासत एकदम अलग है। यहाँ की इमारतें, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा एकदम अनोखी है, अलग है। सभी लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है और देश में अहमियत रखता है लखनऊ, यहाँ की इमारतें। और इस इमारतों के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हैदर जी, जो कि एडवोकेट हैं, वकील हैं, लगातार अपनी जो बेबाक राय, अपनी बेबाक सोच से इमारतों को जो है महत्वपूर्ण बनाते हैं, इमारतों को जो मरम्मत करवाते हैं, किस तरह से प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से ये ख्याल आया, ये सब जानेंगे हम। पहले तो हैदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी, सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि इमारतों को इस तरह से सजाना ये सबसे बड़ी बात है, और सबसे पहले जानना चाहूँगी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, शुरुआत कैसी, दिमाग में आइडिया कैसे आया? देखिए निधि जी, हमने कानून पढ़ा है और संवैधानिक अधिकार होते हैं, साथ ही साथ कुछ नैतिक कर्तव्य भी होते हैं हमारे। तो एक हमारा नैतिक कर्तव्य है अपनी सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों की रक्षा करना। तो हम अपने राइट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इनलाइटेंड होते हैं। हम अपने राइट्स जहाँ पे हार्म होता है हम कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन एवरी राइट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। तो वो हम बात भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, उसके बारे में हम कभी क्यों नहीं सोचते? ये एक मेरे मन में हमेशा प्रश्न रहता था। और ये 2008 में जब हम मेरे घर के पास में ही एक मॉन्यूमेंट था, अमजद अली शाह का मकबरा, इमारत मकबरा जी मकबरा था, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था। लेकिन जब हम वहाँ जाते थे, हम बड़े बचपन से वहाँ जाते थे, कुछ हमारे टीचर्स जो स्कूल में हमको पढ़ाते थे एंग्लो इंडियन, वो वहाँ रहते थे। तो मैं देखता था कि एक बड़ा पुराना सा एक खंडहर पड़ा हुआ है और क्या इसकी हिस्ट्री किसी को नहीं पता था। उसके बारे में जब 2008 में उस मॉन्यूमेंट का मुझे मुतवल्ली बनाया गया, तो तब मैंने धीरे धीरे करके उसके बारे में उसका इतिहास खगोला। जब उसका इतिहास खंगाला तो पता चला कि ये तो एक संरक्षित स्मारक है, और संरक्षित स्मारक है तो भारतीय पुरातत्व सर्वे ने क्या किया इसके लिए अभी तक। इस तरह से मेरा एक कौतूहल, मेरा एक इंटरेस्ट जागा, और फिर उसके बाद उस इंटरेस्ट को हमने फर्दरेंस में RTI कुछ एप्लीकेशंस फाइल किए, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से करस्पॉन्डेंस करी, और उसके बाद जब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन निकल के आई जिससे ये पता चला कि ये तो संरक्षित स्मारक है जिसका संरक्षण का पूरा उत्तरदायित्व भारत सरकार का है, तब फिर हमने अपना एक रोड मैप बनाया कि इस मॉन्यूमेंट के लिए हमें क्या करना है, इसको कैसे प्रोटेक्ट कराना है। और उस रोड मैप के हिसाब से हमने काम करके 14 सालों में लगातार मेहनत करके उस मॉन्यूमेंट को पुराने स्वरूप में पहुंचाने का काम किया। बहुत अच्छी बात है, 14 साल, इतना लंबा वक्त। और इस तरह का ख्याल आना बहुत कम होता है। पढ़ लिख के हम वकील बन जाते हैं, फिर कानून शुरू करते हैं, लेकिन देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए इस तरह काम करना, ये सच में काबिल तारीफ़ है। अच्छा, अगर बात करें लखनऊ की, तो जो हृदय स्थल जो है, जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, वो हज़रतगंज है, एकदम मेन एरिया है। वहाँ पर एक इमारत है अमजद अली शाह, जिसका बखूबी जानते हैं। उसको जो है, उससे क्या आपका जो है रिश्ता है, क्या कुछ करते हैं उसके लिए, कुछ बताइए। देखिए, इस मॉन्यूमेंट के बारे में आपको बताऊँ, अमजद अली शाह के बारे में पहले बताता हूँ। तो अमजद अली शाह 1842 में अवध के चौथे बादशाह बने। अच्छा। और उन्होंने 1842 से लेकर 1847 तक शासन किया यहाँ पे। तो जब वो बादशाह बने तो बड़े ही पायस और बड़े ही सूफी प्रवृत्ति के आदमी थे वो। अपनी सूफी प्रवृत्ति और अपनी एक मौलाई होने के कारण उनको हजरत कहा जाता था। तो हजरतगंज उनके नाम पे पड़ा है। आम लोगों के मन में भ्रांति है कि बेगम हजरत महल के नाम पे पड़ा होगा ना, ये अमजद अली शाह हजरत के नाम पे हजरतगंज की नेमिंग हुई है। और कितना बड़ा ये दुख की बात थी कि उसी अमजद अली शाह का मॉन्यूमेंट हजरतगंज जिसके नाम से पड़ा, वो कितना उपेक्षित था। दूसरी चीज़ ये, अगर आप इसका मॉन्यूमेंट को अमजद अली शाह के देखेंगे तो ये मॉन्यूमेंट बड़े इमामबाड़े का एक छोटा फॉर्म है। अच्छा। इसलिए इसको छोटा इमामबाड़ा भी कहा जाता था। अच्छा। और वास्तव में जो हुसैनाबाद में जो छोटा इमामबाड़ा है वो हुसैनाबाद इमामबाड़ा है। अच्छा। ये मतलब इसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। और अमजद अली शाह ने अपने ही जीवन काल में इस मॉन्यूमेंट को
बनाना शुरू कर दिया था और उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम इसी में दफन हों। तो 1847 में जब उनका देहांत हुआ तो वाजिद अली शाह, तब इनकम्प्लीट था ये मॉन्यूमेंट, उनके बेटे वाजिद अली शाह ने फिर अपने जीवन काल में इसको कंप्लीट कराया था। उस टाइम पे इसकी इसके बनाने पे जो कॉस्ट आई थी वो 10 लाख रुपए आई थी और इस इमामबाड़े की अराजी 16 बीघे से भी ज़्यादा थी। दुर्भाग्यवश 1919 में जब ये ASI ने इसको प्रोटेक्ट किया, 1921 में कुछ लोगों ने अपने आप को अमजद अली शाह का वंशज बताकर इसको लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को बेच दिया। अच्छा। हाँ, 1 लाख रुपए में। लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बाद में लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम से अब जाना जाता है। पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हुआ करते थे। 1973 के बाद जब से अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट आया तब से वो विकास प्राधिकरण हो गए। तो इसकी ये कहानी है। उसके बाद फिर इस मॉन्यूमेंट की ASI ने तो लगभग इससे हाथ धो लिया था। इस मॉन्यूमेंट में सेंसस ऑफ इंडिया का ऑफिस चलता था, फर्नीचर के गोदाम चलते थे और तमाम उल्टे सीधे इसमें काम होते थे। मतलब संरक्षण के अलावा इसमें सब काम हुआ। अच्छा। हाँ। ये आपने काफ़ी लंबा इतिहास बताया कि बड़ा इमामबाड़ा, छोटे इमाम, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि बड़ा इमामबाड़ा कौन सा, छोटा, ये आपने क्लियर कर दिया। और जो सन है उससे आपका काफ़ी वो है कि क्लियर है आपको। अच्छा, क्लियर से याद आता है एक और, ये मुतवली वर्ड जो आता है वो क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या होता है, इसका क्या दायित्व है, क्या नेतृत्व है? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है मुतवली के बारे में। तो मुतवली के बारे में जानने से पहले हमको जानना होगा कि वक्फ क्या होता है। तो एक कंसेप्ट है, इस्लामिक कंसेप्ट है वक्फ का। वक्फ का मतलब कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी को खुदा की ओनरशिप में दे देता है, भगवान की ओनरशिप में देता है, अल्लाह की ओनरशिप में दे देता है। यानी हम ओनर नहीं हुए, अब अल्लाह उसका ओनर है। और मुतवल्ली जो होता है वो उसका ट्रस्टी होता है, मैनेजर होता है। ठीक है। वक्फ 2 तरह के होते हैं। एक होता है वक्फ अलल औलाद, एक होता है वक्फ अलल खैर। अलल औलाद का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि इस वक्फ की जो भी इनकम हो उसका एक पोर्शन हमारे बच्चों और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन और उनके बच्चों की मेंटेनेंस में जाता रहे, लेकिन उसका एक जो पोर्शन होता है वो चैरिटी के लिए होता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। और उसमें ये भी उपबंध होता है कि अगर सारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी तो वो वक्फ अलल खैर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो दूसरा वक्फ अलल खैर होता है उसका ऑब्जेक्ट केवल चैरिटी होता है। तो जो इमामबाड़ा सिफ्तानाबाद है, इसको अमजद अली शाह के मकबरे को जो वक्फ है वो इमामबाड़ा सिफ्तानाबाद कहलाता है। तो ये वक्फ है वक्फ अलल खैर, यानी कि चैरिटेबल पर्पस के लिए, जिसकी पूरी इनकम चैरिटी के लिए ली जाए। क्वेश्चन ये है कि इस इमामबाड़े की इनकम क्या थी। तो जब हमने टेक ओवर किया तो इस इमामबाड़े की इनकम 0 थी। हाँ, तो अब इस इमामबाड़े की जब इनकम 0 है तो हम कैसे इसकी इनकम को बढ़ाएं, और इनकम की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेज होती हैं, मुहर्रम का पूरा एक अशरा वहाँ पे मनाया जाता है जिसमें बाहर से मौलाना आते हैं, तमाम तवरुक तकसीम होता है। तो वो कैसे हो, तो उसके लिए इसका लॉन को हमने मेंटेन किया और लॉन को हम लोगों को देते हैं रिलीजियस फंक्शंस के लिए, मैरिजेस के लिए। जो भी उससे इनकम आती है उससे यहाँ पे हमारे 6 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके खर्चे पूरे होते हैं और साथ ही साथ मुहर्रम के खर्चे हम उससे निकालते हैं। तो ये इमामबाड़ा जो है कमर्शियल वेंचर नहीं है, हम इससे केवल उतनी ही इनकम अर्न करते हैं जितनी पूरी उसमें इन्वेस्ट हो जाती है 1 साल में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो इनकम भी उसी से, और सारा जो है उसके इनकम से जो भी प्रॉफिट होता है वो आप उसकी मरम्मत के लिए लगाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, अगर इमामबाड़े की बात करते हैं और इमारतों की बात करते हैं, अतिक्रमण जो है शुरुआत, जब अतिक्रमण की शुरुआत होती है, इस इमामबाड़े को लेकर भी अतिक्रमण की शुरुआत हुई, कैसे आपने रोका? मैडम देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताएं कि जो आप अभी इस चीज़ और क्लियर करेंगे हम कि इसका कोई भी पैसा इसकी मेंटेनेंस में नहीं जाता। मेंटेनेंस 100% ASI करता है। अच्छा। हाँ, इसका जो भी अर्निंग आती हैं वो सैलरी के लिए जाती हैं इसके एम्प्लॉयज़ की, और मुहर्रम के खर्चों के लिए। अच्छा। अब इंक्रोचमेंट की बात अगर करें तो हम ये पूरी तरह से मॉन्यूमेंट इंक्रोच था। 2005 में हमारे बहुत ही प्रमुख धर्मगुरु हैं मौलाना कल्बे जवाद साहब, बड़े ही रिस्पेक्टेड फिगर हैं हमारी कम्युनिटी के। उन्होंने इस पे इनिशिएटिव लिया, उन्होंने पब्लिक मूवमेंट लीड किया, और उस टाइम पे मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और मुख्तार अनीस साहब थे जो मंत्री थे, बड़े ही क्लोज थे मुलायम सिंह जी के। इन सबके जॉइंट एफर्ट्स, और एक अलियासा रिजवी साहब थे, वो शरफ जैदी साहब, जुल्किफ्ल रिजवी साहब, नदीम आगा साहब, हुसैन अफसर साहब और इम्तियाज़ आलम साहब, और एक यहाँ पे एक अंजुमन है, अंजुमन दरबार हुसैनी, अली कांग्रेस एक हुआ करती थी, उसके वॉलंटियर्स, इमामबाड़े के हमारे एक स्तंभ हैं फाजिल भाई, इन सब लोगों ने और तमाम कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर एक एजिटेशन लीड किया, और 2005 में फिर ये इमामबाड़ा आज़ाद होकर हमको, हमारे कम्युनिटी को हैंड ओवर किया गया।
हैंड ओवर किया गया और आपने बखूबी, आप सभी ने बखूबी इसको बहुत सुंदरता के साथ इसको रूप दिया है। जो प्रारूप है वो भी बहुत खूबसूरत है। इसके साथ साथ क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं तो इस बात को भी जानना भी ज़रूरी है और आप शायद बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि एक आम आदमी, जब एक आम आदमी चाहता है कि हाँ हमारा शहर सुंदर लगे, जो चीज़ें हमें मिली हैं तोहफे में और उसको सुंदरता से रखा जाए, बनाया जाए, इमारतें हमेशा खूबसूरत दिखनी चाहिए, एक आम आदमी कैसे उसे खूबसूरत रख सकता है, कैसे उसमें हेल्प कर सकता है? सबसे पहले देखिए, लोगों को जानना चाहिए कि हेरिटेज का मतलब क्या हुआ। हेरिटेज का मतलब, हेरिटेज वर्ड निकला है इनहेरिट से, है ना, विरासत। तो किसी चीज़ को आपने इनहेरिट किया है और आप एक ट्रस्टी के रूप में उसको प्रोटेक्ट करने का दायित्व है ताकि आने वाली जनरेशन्स को आप उसको दे सकें। देखिए, भारतीय संविधान हर आदमी को पढ़ाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो इंजीनियर है आज तो उसने संविधान नहीं पढ़ा है। 10th और 12th तक तो सेम पैटर्न है एजुकेशन का। तो अगर संविधान पढ़ते हैं और हम अपने राइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मेरा विचार ये है कि स्कूलों में अपनी संस्कृति और अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में एक चैप्टर ज़रूर होना चाहिए और उसके बारे में, जैसे हर कॉलेज या हर स्कूल के आसपास कोई ना कोई मॉन्यूमेंट है, बच्चों को उस मॉन्यूमेंट को जाके दिखाना चाहिए। और बच्चों को कम से कम ये सिखाना चाहिए कि दीवारों पे जाके स्क्रिबल ना करो, जानो उस मॉन्यूमेंट के बारे में और अपनी विरासत के बारे में जानो और उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए सब लोग आगे आएँ। ये देखिए, ये हमारा मॉन्यूमेंट नहीं है, ये आपका मॉन्यूमेंट नहीं है, ये पूरे देश की एक धरोहर है। और आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग कितने जागरूक हैं अपनी मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए। रूमी गेट के आसपास आप सोचिए कि पिछले सरकार ने कॉबल स्टोन लगा दिया था और उनका इंटेंशन ये था कि इसका ट्रैफिक रोक दिया जाएगा ताकि लोग पैदल चलें और ये मॉन्यूमेंट्स और ये स्मारकें इनकी रक्षा हो सके। लेकिन अभी भी ट्रैफिक उसके नीचे से निकलता है। हर दिन रूमी गेट क्षरित हो रहा है बट नोबडी केयर्स अबाउट इट। रूमी गेट का जब बात आती है तो एक खूबसूरत सा गेट और एक सुंदर सा गेट जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, एक जब वहाँ से जाते हैं तो वो जो विरासत जो दी है हमें उसका एक बहुत ही सुंदर सा प्रारूप देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जब आपने अभी बात की कि जो अमजद अली शाह की जो इमारत है उसे लेकर, क्योंकि आप लगातार उसके साथ जुड़े रहे हैं और लगातार काफ़ी लंबे से 14 साल, अभी जैसा कि बताया आपने 14 साल काम किया था। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान उसका गेट गिर जाना अचानक से, और जो मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं उसमें भी इमारतों को काफ़ी नुकसान होता है, गेट गिर गया, उसको कैसे आपने इम्प्रूव किया फिर? दीदी जी, मेरे जीवन का अगर हम कहें कि डिज़ास्टर्स मोमेंट्स जो थे उसमें एक सबसे बड़ा डिज़ास्टर का मोमेंट वो था जब 1 अप्रैल 2020 को इस मॉन्यूमेंट का गेट भरभरा के गिर गया और लॉकडाउन चल रहा था फॉर्चुनेटली, तो उससे किसी को चोट नहीं आई, अदरवाइज उसमें लोग चोटिल हो सकते थे, मर सकते थे जिस तरह से उसका गेट गिरा। उसके बाद फिर हमने लगातार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कोलैबोरेट करके उनसे पिटिशंस करके लगातार, अगर आपको मैं अपने डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा तो कम से कम 10 किलो पेपर होंगे मेरे पास जो हमारे करस्पॉन्डेंसेस एक्सचेंज हुई, RTI हम करते थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फिर हमने बाध्य कर दिया कि वो इस गेट को मेंटेन करे। 2000 के सेकेंड पार्ट में दिसंबर से इसका काम शुरू हुआ और फाइनली अब वो गेट पुनः निर्मित होकर अपने पुराने स्वरूप में लौट चुका है। बिल्कुल, उसकी खूबसूरती दिख भी रही है कि किस तरह से उस पर मेहनत की गई है और आप लोगों ने जो सीरियसनेस दिखाई है उसे लेकर कि इमारतें इतनी खूबसूरत हैं और उसे और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि आगे की आपकी जो योजना है, जो कि क्योंकि आपकी कार्यशैली दिख रही है लोगों को, किस तरह आपकी कार्यशैली कार्य कर रही है और खूबसूरती को लेकर और इमारतों को लेकर, आगे की क्या योजना है आपकी, क्या कुछ सोचा है आपने आगे के लिए? ठीक है दीदी, जब हम इस मॉन्यूमेंट से जुड़े थे 2008 में, तो इस मॉन्यूमेंट में के 2 ट्रस्टीज हुआ करते थे। हम थे, हमारे इम्तियाज़ भाई थे। इम्तियाज़ भाई बहुत अच्छे आदमी हैं और इम्तियाज़ भाई ने जो खिदमत की है इस इमामबाड़े की वो कोई कर नहीं सकता द वे ही हैज़ हैंडल इट। तो हम इसकी लीगल लड़ाई लड़ते थे, वो इसके जितने भी रिलीजियस अफेयर्स थे फाजिल भाई के साथ मिलके वो उसको पूरा करते थे। इमामबाड़े में जो अलम होते हैं, जो पटके होते हैं, वो सारे उन्होंने अरेंज किए, बेस्ट ऑफ पटके। मतलब जब इमामबाड़े मुहर्रम में हमारा इमामबाड़ा सजता है तो दूर दूर से लोग आके देखते हैं कि कितना सुंदर है। तो हमने हमारा इंटेंशन इस मॉन्यूमेंट के साथ जुड़ने का था कि इसको हम कंजर्व करा लें। तो इन 14 सालों में आई फील वेरी प्राउड एंड इलेटेड टू टेल यू कि इस मॉन्यूमेंट को हमने जिस फॉर्म में हमने सोचा था उस फॉर्म में हम इसको वापस ले आए हैं। 2 साल पहले ही हमारा काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन चूंकि ये गेट गिर गया था तो इसलिए हमने इस गेट को भी कंजर्व करा लिया, इस मॉन्यूमेंट को पुराने स्वरूप में लाके खड़ा कर दिया है। अब हमारा काम यहाँ पे पूरा हो गया। हम चाहते हैं कि अब शिया वक्फ बोर्ड से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आई विल बी सेंडिंग देम अ फॉर्मल
लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक जैसे हम लोग की कमेटी थी, एक अच्छी कमेटी बनाए और हम प्रॉपर इसका हैंडओवर देंगे। एक कागज़ इसका हमारे पास है, इस इमामबाड़े का अपना पैन कार्ड है, इस इमामबाड़े के पास अपने प्रॉपर बिजली के कनेक्शन है जिसका हर महीने बिजली का बिल जाता है, अपने एम्प्लॉयज़ हैं प्रॉपर जिनकी सैलरी जाती है चेक से, इस इमामबाड़े में हर जो पेमेंट आता है वो चेक से आता है। तो हम चाहते हैं इसका प्रॉपर हैंडओवर हो और लोग आगे आएँ और इसके जैसे हमने इसकी बका के लिए काम किया है, इसके इस मॉन्यूमेंट की रक्षा करिए और लोग भी इसकी रक्षा करें। अब आपको बताऊं आगे के लिए एक लखनऊ के पास में एक कस्बा है खैराबाद का, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा इमामबाड़ा है और आई थिंक आर्किटेक्चरली यूपी में उससे सुंदर इमामबाड़ा दूसरा होगा ही नहीं कोई, वो भी इसी तरह से उपेक्षित है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि या तो ASI से या स्टेट आर्कियोलॉजी से उसको हम कंजर्व कराएं और कंजर्व कराने के बाद उसको भी सिर्तनाबाद की जो लर्निंग्स हैं हमारी वो वहाँ पे जाके इसको हम रेप्लिकेट करें। अच्छा, आपने अपनी बकेट लिस्ट जो आपको आगे क्या करना है ये तो बता दिया। इसके साथ साथ अभी आपने खैरगढ़ की बात की कि खैरगढ़ में जो है इमामबाड़ा है उसे भी इसी खूबसूरती से यही प्रारूप देना है, इसी खूबसूरती के साथ। और क्या क्या और कौन कौन सी इमारतें हैं आपके माइंड बकेट लिस्ट में? जी, हमारे माइंड में एक तो छोटा इमामबाड़ा है। छोटे इमामबाड़े पे पिछले कुछ सालों में ASI ने ही सीमेंट का यूज़ कर दिया था जिससे उस मॉन्यूमेंट पे इरिवर्सिबल डैमेज हुआ। कोशिश करेंगे कि वो इरिवर्सिबल डैमेज को किसी तरह से ठीक कर सकें। छोटे इमामबाड़े का जो गेट है उसमें एक अवैध रूप से पुलिस चौकी चल रही है। अच्छा, तो हमारे रूप से पुलिस चौकी? हाँ, गेट में आप सोचिए सांस्कृतिक विरासत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के गेट में पुलिस चौकी चल रही है। तो इसके लिए कैसे? हाँ, तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से और पुलिस कमिश्नर साहब से लखनऊ के कि वो इसको विस्थापित कर दें इस पुलिस चौकी को। तो देखिए क्योंकि बाहर से जो टूरिस्ट आता है तो बड़ा एक ख़राब इंप्रेशन लेके जाता है कि इनके मॉन्यूमेंट के अंदर ये पुलिस चौकी कैसे चल रही है, और किसी भी हालत में पुलिस चौकी चल नहीं सकती। तो सबसे पहला हमारा एफर्ट होगा कि लखनऊ के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें सरकारी ऑफिस चल रहे हैं, कम से कम वहाँ से सरकारी ऑफिस स्थापित किए जाए। अच्छा, ये सरकारी ऑफिस वहाँ पे स्थापित करना, ये सारी चीज़ें तो सरकार के नॉलेज में होती हैं, ज्ञान में होती हैं, क्या कुछ है, तो क्या ये चीज़ गलत है? ये बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ कैसे? और आपको बताऊं कि अगर हम दूसरे से कहते हैं, किसी इंक्रोचर से कहते हैं कि मॉन्यूमेंट से निकलो, तो सबसे पहले वो दृष्टांत लेता है, कहता है कि इसमें तो पुलिस चौकी बनी है, आपने उसके लिए क्या किया? उसमें तो ASI का खुद का ऑफिस है, आपने उसके लिए क्या किया? तो वो कहते हैं ना कि सुधार अपने से शुरू करना चाहिए सबसे पहले। तो हमारी रिक्वेस्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, हमारी रिक्वेस्ट है उन तमाम पब्लिक ऑफिस से जो इन मॉन्यूमेंट्स के अंदर चल रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि आपने भी बताया कि खराब इंप्रेशन भी पड़ता है। उसके साथ साथ अगर इस पूरे दौरान, क्योंकि 14 साल छोटा वक्त नहीं होता, इस पूरे इतने लंबे समय में आपने क्या कुछ सबसे ज़्यादा समस्या क्या फेस की है? कि पेपर वर्क होता है कि सरकार से कुछ ऐसा मुद्दा जिससे हम डिस्कशन करते हैं और सरकार नहीं, सबसे बड़ा समस्या जो है इसमें क्या आती है? सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो था इस इमामबाड़े और इसकी हिस्ट्री की और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तमाम पब्लिक डिपार्टमेंट से इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। लकीली हम कानून जानते थे, हमें पता था कि RTI को कैसे यूज़ करना है, उसको हमने यूज़ करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। बट उसके लिए हमको अपील करनी पड़ी, सूचना आयोग जाना पड़ा, कोर्ट से निकल के हमको सूचना आयोग जाके मुकदमे करने पड़े। वो तो एक अच्छी बात है कि हमारी एक अपनी टीम ऑफ लॉयर्स है, यंग लॉयर्स, एक लड़का हामिद है, उसने हमारी बड़ी मदद की और उसने अपने नाम से कई एक एप्लीकेशन फाइल की। तो मतलब इट वाज अ ग्रुप एफर्ट। तो अगर आपके पास एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल जो इस कॉज से अपने आप को, अपने दिल को समझते हैं कि उतना ही पैशनेट है जितने आप हैं, तब कोई भी काम हम कर सकते हैं। जो पैशनेशन की आपने बात की अभी, जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं व्यक्तिगत तौर पे भी। अच्छा, अगर ये बात करते हैं कि क्योंकि आपका एक ग्रुप है, सारे लॉयर्स हैं, सब कानून की जो है नॉलेज है, कानून का ज्ञान है, संवैधानिक रूप से ज्ञान है, ऐसे में क्या एक आम आदमी अगर उसको वो करना चाहे, मरम्मत करना चाहिए, उसमें कुछ हेल्प करना चाहे, अपना थोड़ा योगदान देना चाहे, वो कैसे? क्योंकि एक वकील होने के नाते हम सारी चीज़ें जानते हैं, हमने क्योंकि कानून की पढ़ाई की है, आपने की है, आपका ग्रुप है, एक आम आदमी कैसे उसे समझाएगा, कैसे उसे संभालेगा? कर सकता है ऐसा कोई आम आदमी? देखिए 90% 99% तो आम आदमी ही संभालते हैं। हमारे जैसे लोग तो बहुत कम होते हैं जो अपने नॉलेज को भी इसमें करते हैं, लेकिन 99% जो लोग संभाल रहे हैं वो लॉ ग्रेजुएट्स नहीं होंगे। हाँ, तो लेकिन सवाल ये है कि कितने हम पैशनेट हैं अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को बचाने में। क्या हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि मॉन्यूमेंट पे जाएं तो उस पर हम स्क्रिबल करके अपना नाम ना लिखें? क्या हम देख रहे हैं किसी मॉन्यूमेंट पे वेजिटेशन उग रहा है तो कम से कम जाके या लेटर एक लिख दें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। देखिए आज की तारीख सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, अभी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें
पूरे हर आदमी का ईमेल आईडी अवैधानिकता होते हुए, और आंख मूंद के क्यों हम आगे बढ़ जाते हैं? सर अभी आपने बात की कि कंप्लेन नहीं करते, उसी के अंदर जब सर पुलिस चौकी होगी तो कंप्लेन कैसे सर? एक आम आदमी होने के नाते सवाल है। यस, तो अगर पुलिस चौकी है और हमको ये लग रहा है कि ये पुलिस चौकी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो कम से मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि वहाँ देखो पुलिस चौकी बनी है। आपने किया क्या? आपने केवल एक फेसबुक पे लिख दिया या व्हाट्सएप कर दिया, क्या उससे काम होगा? नहीं। आप पुलिस कमिश्नर साहब को बताइए, आप थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करिए, और अगर देखिए जो चीज़ आपके लॉजिक पे अपील नहीं करती उसके लिए कानून भी बना होगा ज़रूर। सरकारी ऑफिस क्या किसी भी सांस्कृतिक स्थल पर जो कि केंद्रीय संरक्षित स्मारक, वहाँ नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है, हाँ नीले रंग का बोर्ड लगा ASI का, तो जब बोर्ड लगा है वो कैसे उसमें कोई मॉन्यूमेंट में सरकारी ऑफिस खुल सकता है? और सरकारी ऑफिस न केवल सरकारी ऑफिस खुला, आप उसका स्वरूप भी चेंज कर रहे हैं, अंदर आपने टॉयलेट भी उसके बना लिया, तो यानी कि वो तो, और ASI का जो कानून है वो ये कह रहा है कि किसी भी इमारत को अगर आप विरूपित करेंगे तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन या 2 साल की कैद होगी। क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता? तो एक कॉमन मैन भी कर सकता है, लेकिन कई बार ये होता है कि आदमी को लगता है कि अगर हम इस तरह की चीज़ करेंगे तो पुलिस से पंगा हो जाएगा, वकील तो पंगा ले लेंगे, हम क्यों पंगा ले लें? हाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन आदमी को समझना चाहिए कि अगर हम बोनाफाइड हैं तो कोई भी ताकत हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल, और ये चीज़ बहुत क्योंकि लोग जो है वो बात हो जाती है ना कि अगर आम भाषा में बोले तो हमें क्या करना, वो वाली बात आ जाती है कि हमें क्या करना है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इमारतों को खूबसूरत रखना हमारी भी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ एक सवाल और पूछूंगी आपसे कि ये जो इमारतें हैं इनकी जो मरम्मत, इसको अगर हम कानूनिक तौर पर देखें तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट कैसे इसको मैनेज करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही होल्ड करती है कि स्टेट गवर्नमेंट पूरा कवर करती है? तो आपको बता दूं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जिन मॉन्यूमेंट्स के रखरखाव का उनका उत्तरदायित्व है वो 61 है लखनऊ में, और करीब 350 है मॉन्यूमेंट्स यूपी में, ऑल इंडिया के 3600 मॉन्यूमेंट्स हैं। अमजद अली शाह का मॉन्यूमेंट, आपको एक चीज़ और बता दूं, ये देश का पहला ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसके स्वयं के हेरिटेज बायलॉज बने हैं पार्लियामेंट के द्वारा पास करके, पहला ऐसा मॉन्यूमेंट, वो भी हम लोग के एफर्ट से। लगातार हम लोग लिखते, तो मतलब उसकी इतनी करस्पॉन्डेंस थी कि जब इस चीज़ पे डिसीजन लिया गया कि भाई किस मॉन्यूमेंट को चूज़ किया जाए, तो कहा कि सब इसकी सबसे ज़्यादा करस्पॉन्डेंस है, इसको करो। तो 61 मॉन्यूमेंट हैं जिसपे रखरखाव का काम ASI का। देखिए ASI के पास इंजीनियर्स हैं, उनकी एक केमिकल डिवीजन है। केमिकल डिवीजन क्या करती है कि जो पेंट हुआ है, इस मॉन्यूमेंट पे पहले वेजिटेबल पेंट लगा था। वेजिटेबल पेंट? हाँ, एक वेजिटेबल पेंट होता था जो फलों से बनता था, और उस पेंट की लाइफ इतनी थी कि सैकड़ों साल के बाद अभी तक था वो वेजिटेबल पेंट। लेकिन चूंकि अब वो पेंट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है, और अगर ये वाला पेंट हम 10 रुपये का लाएंगे और जितना उतना वो पेंट लगेगा 1000 रुपये का, तो कॉस्ट वाइज अब वो जो है वायबल नहीं रह गया है। बट जब इसकी मरम्मत करवाते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि गेट भी बनवाया, तो उस गेट में क्या पुरानी चीज़ें यूज़ की? यस, तो इस गेट में चूना, सुर्खी, बेल, उड़द की दाल यूज हुए हैं, और हमने जाके खुद देखा। बहुत खूबसूरत बात होती है कि आज के समय में इतना लोग हाँ ये सीमेंटेड की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि लोग जो है जो जल्दी काम कराना चाहते हैं। दीदी, लखनऊ की इमारतों के बारे में ये भी कहा जाता है कि लखनऊ की इमारतें सांस लेती हैं। तो कैसे सांस लेती हैं? क्योंकि ये जो मसाला होता है ये विस्कस होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो अगर इसी की जगह आप सीमेंट लगा देंगे तो मॉन्यूमेंट का दम घुट जाएगा, मॉन्यूमेंट समाप्त हो जाएगा, जैसे छोटे इमामबाड़े के साथ हो रहा है। छोटे इमामबाड़े में सैकड़ों सालों में सीपेज नहीं आई, अब उसमें सीपेज आ गई जब से सीमेंट यूज हुई। अच्छा, तो ये कितने लंबे समय तक चलता है अगर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे अपने दाल वगैरह बताइए, ये सब? हाँ, ये देखिए, अब आप देखिए, अगर छोटे बड़े इमामबाड़े को देखिए तो 1774 में बना था, ये आज तक चल रहा है, लंबे समय तक। हाँ, लंबे समय तक चल रहा है। हाँ। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, और बहुत उसकी महत्वपूर्ण बात भी है कि आप जो है पुरानी चीज़ों को कि लंबे समय तक वो चले, क्योंकि एक जगह एक स्मारक को, एक बिल्डिंग को खूबसूरत बना के दूसरे में शिफ्ट करना, ये भी बहुत सुंदर बात है आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शक जो हमें आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमको दर्शकों को एक ही मैसेज देना है कि अगर हम अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहते हैं तो हमको कर्तव्यों के बारे में भी उतना ही जागरूक रहना चाहिए। और अपने तमाम कम्युनिटी के लोगों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि मुतवल्ली होना या ना होना रेलेवेंट नहीं है। आप किसी भी मॉन्यूमेंट, किसी भी वक्फ में जाके सेवा कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है। वक्फ के लिए किसी को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए कि हमें यहाँ का मुतवल्ली रहना है, नहीं। आपके जीवन का एक लार्जर पर्पस है। आप मुतवल्ली हैं, आप या मुतवल्ली नहीं हैं, लेकिन आप हमेशा
अपने वक्फ की, अपने कम्युनिटी की सेवा कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद हैदर जी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी इमारतों को लेकर। संवैधानिक तौर पर हम किस पर सवाल उठा सकते हैं, किस पर जवाब ले सकते हैं सरकार से, और बहुत सारे मुद्दों पर बात की, जैसे कि इमारतों में जिस तरह से सरकारी जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, सरकारी ऑफिसेज चल रहे हैं, जैसा कि अभी बताया कि पुलिस चौकी चल रही, ये तमाम तरीके की समस्या है जो कि आम लोगों को नहीं पता होती है कि ये गैर कानूनी होता है, इसे इस तरह से नहीं रखना चाहिए। तमाम तरीके की बातें जो हैदर जी ने बताई। और हैदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को इस तरह से ब्रीफ नॉलेज देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत कम लोगों को ये सभी चीज़ें पता होती हैं। इसके साथ साथ आप इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरें, अलग प्रकार की खबरें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं 4PM पर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।